अस्सलाम वालेकुम। आज जो हमारा लेक्चर है वो है यूनिट नंबर 1 पे, जिसमें हम बेसिकली देखेंगे कि हमें नर्सिंग मैनेजमेंट की जरूरत क्यों जो है वो पेश आई है। ठीक है। लाइक ये कि ये हमारा सब्जेक्ट है लीडरशिप एंड नर्सिंग मैनेजमेंट। तो लीडरशिप एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की क्यों जरूरत पेश आई है, हमारी हेल्थ केयर में ऐसी क्या रिफॉर्म्स आ गए जो पहले नहीं थी, वो सारा हमने आज के लेक्चर में जो है वो कवर करना है। हमारे पास ये रेफरेंस बुक है, जिसमें एलिनोर एंड सिल्वन की जो हमारे पास रेफरेंस बुक है जिसका नाम है अफेक्टिव लीडरशिप एंड मैनेजमेंट इन नर्सिंग। ठीक है, तो इसका हम जो है चैप्टर 1 आज कवर करेंगे। ओके, सो सबसे पहले मैं आप लोगों को जनरल इंट्रोडक्शन देती हूँ कि इस चैप्टर में हमने ओवरऑल क्या डिस्कस करना है। ओवरऑल हम इस चैप्टर में देखेंगे कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो विद टाइम बिंग कैसे चेंज हो गई। ऐसे क्या कल्चरल चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर चेंज हो गया। पहले हम किस चीज के लिए पे करते थे, अब हम किस चीज के लिए पे कर रहे हैं। ठीक है, यानी ये कि हमारी जो है वो क्या ऐसे हेल्थ केयर में चेंजेस आए हैं। ठीक है, फिर क्वेश्चन कॉम्पिटेंसीज के बारे में बताया हुआ है। ठीक है, जो कि क्वालिटी केयर मैनेजमेंट को हम रिप्रेजेंट करने के लिए एक तरह का जो है वो टर्म यूज करते हैं। ठीक है, इसमें 6 कॉम्पिटेंसीज होती हैं जो कि होना जरूरी है किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन में या फिर किसी भी क्वालिटी केयर ऑर्गेनाइजेशन में। उसके बाद हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस के बारे में जो है वो थोड़ा सा इंट्रो है कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है। और लास्ट में चैप्टर के लास्ट में हमारे पास चेंजेस इन सोसाइटी हैं। ठीक है, कि हमारी सोसाइटी में विद टाइम बिंग क्या क्या चेंजेस आए हैं। तो ये छोटा सा हमारे पास चैप्टर है, ऑलमोस्ट 6 to 7 पेजेस का है। तो हम अब इसको स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन में बताया गया कि हमारे पास नर्सिंग में क्या क्या आता है। ठीक है, हमारे पास नर्सिंग में अगर हम करंटली देखें तो हमारे पास नर्सिंग में नर्सिंग स्टाफ आ जाता है, हमारे पास सर्टिफाइड नर्सिंग असिस्टेंट आ जाते हैं, हमारे पास जो है वो लाइसेंस्ड नर्सिंग प्रैक्टिशनर्स आ जाते हैं, हमारे पास आरएनस आ जाती हैं, रजिस्टर्ड नर्स आ जाती हैं। ठीक है, और जो है वो हमारे पास वोकेशनल नर्सेज आ जाती हैं। तो हमारे पास जब हम नर्सिंग की बात करते हैं तो इसमें हमारे पास मल्टीपल जो है वो लोग आ जाते हैं। कुछ हमारे पास अटेंडेंट्स होते हैं। ठीक है, कुछ हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड नर्सेज होती हैं। सब जो है वो अपनी अपनी फील्ड में थोड़ा डिफर करते हैं। कुछ डिप्लोमा नर्सेज होती हैं, कुछ जेनेरिक नर्सेज होती हैं, यानी कुछ डिग्री होल्डर्स होती हैं, कुछ डिप्लोमा वाली होती हैं। तो हर एक का अपने अपने जो है वो स्टेज पे अलग अलग काम होता है। तो हमारे पास क्योंकि नर्सिंग में बहुत सी वास्ट वैरायटी ऑफ जो है वो डिग्रीज हैं और वास्ट वैरायटी ऑफ वर्क है, फिर हमारे पास डिफरेंट तरह की हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो है वो और डिफरेंट तरह की नर्सेज है। कोई नर्स क्रिटिकल केयर यूनिट में काम कर रही है, कोई एक्यूट केयर यूनिट में काम कर रही है, कोई होस्पाइस में काम कर रही है, कोई कम्युनिटी में काम कर रही है, कोई इमरजेंसी डिपार्टमेंट में काम कर रही है। तो हमारे पास मल्टीपल नर्स रिप्रेजेंट कर रही है नर्सिंग प्रोफेशन को। अब चेंजेस इन हेल्थ केयर विद टाइमिंग, हमारे पास क्या चेंजेस आ गए हैं। पहले हमारे पास हेल्थ केयर में क्या था और अब क्या है। तो पहले जो हमारे पास हेल्थ केयर थी ना, वो इतनी जो है वो एडवांस नहीं थी। ठीक है, अब हमारे पास बहुत एडवांस्ड हेल्थ केयर आ गई है। हम रोबोटिक्स का इस्तेमाल करते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करते हैं, हम मल्टीपल इमेजिंग टेक्नोलॉजीज इस्तेमाल करते हैं। पहले हमारे पास सिर्फ एक्सरे हुआ करता था और अल्ट्रासाउंड हुआ करता था, हमारे पास सीटी है, एमआरआई है, हमारे पास जो है वो स्पेक्ट स्कैन है, हमारे पास जो है वो डिफरेंट तरह के जो है वो स्कैन अब अवेलेबल हैं, बहुत हाई क्वालिटी स्कैन जो अवेलेबल हैं जो कि आपको बहुत डिटेल्ड इंसाइट ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। तो अब हमारे पास जो है वो बहुत से टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट आ गए हैं हमारी हेल्थ केयर में। ठीक है, पहले जो है वो हमारे पास हेल्थ केयर थोड़ी डिफरेंट तरह की थी, अब हमारे पास थोड़ी जो है वो डिफरेंट तरह की हो गई है। अब हम कोशिश मतलब हम अब ये कोशिश करते हैं कि हम अफेक्टिव हेल्थ केयर प्रोवाइड करें, और जिसकी वजह से हमारी हेल्थ केयर आजकल जो है वो काफी एक्सपेंसिव भी हो गई है। ठीक है, कॉस्ट बहुत ज्यादा हो गई है, और जो आम पर्सन है उसको जो ये कॉस्टली हेल्थ केयर है वो अचीव करना बहुत मुश्किल है, इनअसेसिबल है आम लोगों के लिए। तो अब हमारे पास हेल्थ केयर में क्या आ गया, विद टाइमिंग काफी चेंजेस आ गए हैं। अब उन्होंने बताया पेइंग फॉर हेल्थ केयर में बेसिकली क्या आ जाता है। अब यहाँ पे ना इन्होंने बेसिकली थोड़ा यूएस के रेफरेंस से बताया हुआ है। हम इसमें मेन बात ये देखेंगे, मतलब हमें ये पूरा रीड करने की जरूरत नहीं है और ये पूरा याद करने की जरूरत नहीं कि कब कैसे कैसे क्या कहाँ हुआ है, क्योंकि यूएस से रिलेटेड है। हम जस्ट ये देखेंगे, यहाँ पे हमने जस्ट ये देखना है कि पहले हम ये करते थे कि हम हेल्थ केयर के लिए जो है वो जो है वो पे करते थे, यानी हमें जितनी हेल्थ केयर प्रोवाइड की जा रही है आपने उसके लिए उतना उतना पे करना है। बट
अब हम क्या करते हैं, अब हम कोशिश करते हैं कि प्रिवेंटिव केयर और कितनी क्वालिटी ऑफ केयर आपको प्रोवाइड की जा रही है उसके लिए पे करें, यानी जितनी अच्छी केयर प्रोवाइड की जा रही है उसके अकॉर्डिंग आपको उतना अच्छा पे किया जाएगा, हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को उतना अच्छा पे किया जाएगा। तो अब हमने सिर्फ नंबर ऑफ केयर को नहीं देखना, यानी अमाउंट ऑफ केयर को नहीं देखना, अब हमने क्वालिटी ऑफ केयर को देखना है। तो बेसिक यहाँ पे जो दो पैराग्राफ लिखे हैं ना, इसमें जो है वो ये बात की गई कि पहले हम क्या करते थे, हम सिर्फ पे करते थे कि कितनी आपको जो है वो केयर प्रोवाइड की है, लेकिन अब हमने क्या कर दिया, हमने क्वालिटी इनिशिएटिव स्टार्ट किए हैं। यानी हमारे पास जो अमेरिकन एक एसोसिएशन है, उसने ये एफर्ट की कि हम क्या करें, हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड करें, ना कि सिर्फ अमाउंट ऑफ केयर पे फोकस करें। तो ये जो डिमांड फॉर क्वालिटी केयर है, इसमें ये लिखा हुआ है कि हमने क्वालिटी केयर प्रोवाइड करने के इनिशिएटिव लिए, और ये इनिशिएटिव कब लिए गए, आफ्टर दी वर्ल्ड वॉर 2, यानी जब वर्ल्ड वॉर 2 हुई जापान में, उसके बाद जो है ये इनिशिएटिव लिया गया कि हमने सिर्फ केयर प्रोवाइड नहीं करनी, हमने क्वालिटी ऑफ केयर प्रोवाइड करनी है। उसके बाद हमारे पास लीप फ्रॉग ग्रुप के बारे में थोड़ा सा लिखा हुआ है। अब बेसिकली ये जो लीप फ्रॉग ग्रुप है ना, ये बेसिकली एक तरह से ना एक प्राइवेट सेक्टर है, ठीक है। ये क्या करता है कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशंस का जो है वो एक तरह का सर्वे करता है, उनको असेस करता है और देखता है कि कौन सी आपके पास ऐसी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सबसे अच्छी केयर प्रोवाइड की। और सबसे अच्छी केयर कैसे, कि उसने रिड्यूस किया प्रिवेंटिव मेडिकल मिस्टेक्स को, ठीक है। यानी उन्होंने अच्छी केयर प्रोवाइड की और जो मेडिकल मिस्टेक ज्यादातर होती हैं उनको कम से कम किया। उन यानी फॉर एग्जाम्पल अगर उनका हॉस्पिटल है तो वहां पे फॉल के रिस्क को उन्होंने कम किया, ठीक है, इस तरह, और बेड सोर के रिस्क को कम किया, मल्टीपल आईवी प्रिक्स को कम किया। तो ये जो एक तरह से जो है हमारे पास, यानी हमने क्या किया, एक तरह से हमने हेल्थ केयर को इम्प्रूव किया। तो अब हमने जो दिलीप फ्रॉग है, ये एक तरह से एक प्राइवेट सेक्टर इनिशिएटिव है, जो कि किसी भी जगह की क्वालिटी को एड्रेस करता है और देखता है कि वो जो हेल्थ केयर है वो कितनी अच्छी जो है केयर प्रोवाइड कर रही है, ठीक है। और उनके अकॉर्डिंग जो है वो उनको रैंक करता है, उनको हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को रिवार्ड करता है। उसके बाद आती है बेंचमार्किंग। अब अगर हम जनरल टर्म्स में बेंचमार्किंग की बात करें तो बेंचमार्किंग का मतलब होता है कि आप एक तरह का स्टैंडर्ड सेट कर देते हो, एक बेंचमार्क सेट कर दिया कि इस बेंचमार्क को जो है वो अचीव करना है। तो यहाँ पे हमारे पास बेंचमार्किंग का मतलब ये है कि हम कोशिश करते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन को दूसरी ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपेयर करें। हम कोशिश करें कि हम जो दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है उससे बेहतर होने की कोशिश करें। सो हम क्या करते हैं, हम आउटकम इंडिकेटर्स वगैरह को देखते हैं और ये कोशिश करते हैं कि हम हर डिसिप्लिन में दूसरी ऑर्गेनाइजेशन की जो है वो कंपैरिजन में थोड़ा बेहतरी की तरफ आए, थोड़ा अच्छा करने की कोशिश करें। हम एरियाज ऑफ वीकनेस को एड्रेस करते हैं और जो है वो अपनी स्ट्रेंथ वाले एरिया को जो है वो मजीद इनहेंस करने की कोशिश करते हैं। अब हमारे पास एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आ गया, वो है हमारे पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का। इसको हम जो है वो अच्छे से मार्क कर लेंगे कि एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या होती है और इसमें क्या स्टेप्स वगैरह होते हैं। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस आपके पास क्वालिटी को इम्प्रूव करने का एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें आप क्या करते हो, आपके पास जो अवेलेबल रिसर्च है, अवेलेबल नॉलेज है, उस सारे डेटा को लेते हो और उसको अपनी हेल्थ केयर में अप्लाई करना शुरू कर देते हो। इसको बेसिकली शॉर्ट फॉर्म में EBP भी कहते हैं, यानी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस में आपके पास टोटल 5 जो है वो समझ लो स्टेप है या एक तरह का प्रोसेस है। तो ये 5 चीजें जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को कैरी आउट करने में आपको चाहिए होती हैं, ठीक है। पहला ये कि आप देखते हो कि आपके पास क्लिनिकल क्वेश्चन क्या है, ठीक है। फिर उसके बाद आप क्या करते हो, आप एविडेंस, जो करंट आपको एविडेंस अवेलेबल होता है उसको एक्वायर करते हो ताकि आप क्वेश्चन को आंसर कर सको। उसके बाद आप एविडेंस को इवेल्युएट करते हो, आप देखते हो कि आपके पास जो करंट एविडेंस अवेलेबल है वो कितना जो है वो आपकी सिचुएशन से रिलेट कर रहा है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अप्लाई एविडेंस। आपने यानी जो रिसर्च से डेटा और जो भी एविडेंस आपके पास अवेलेबल था आप उसको अप्लाई करते हो और लास्ट में असेस करते हो आउटकम, कि आपको कोई क्या रिजल्ट अचीव हुए। तो जब भी एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को हम नर्सिंग प्रोसेस के हवाले से या फिर किसी भी सिचुएशन में अप्लाई करते हैं, तो हम सबसे पहले देखते हैं हमारे पास क्लिनिकल प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास उस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए रिसर्च में क्या डेटा अवेलेबल है। देन हम उस एविडेंस को इवेल्युएट करते हैं कि वो इस सिचुएशन पे अप्लाई हो सकता है, नहीं हो सकता, फिर हम उसको अप्लाई करते हैं और लास्ट में देखते हैं कि हमें क्या आउटकम अचीव हुए। तो ये बेसिकली है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग प्रोसेस या फिर उसके स्टेप।
अब हमारे पास जो है वो एविडेंस की भी डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं। ये आपके पास अगेन एक क्वेश्चन आ जाता है कि आपको हेडर ने 2010 में सजेस्ट किए थे डिफरेंट टाइप्स या डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ एविडेंस। वो एविडेंस की कैटेगरीज क्या है? सबसे पहले होती है आपके पास एनी एनीडोटल, ठीक है। एनेक्डोटल जो है वो आपके पास वो टाइप ऑफ एविडेंस होता है जो कि आपको एक्सपीरियंस के जरिए गेन किया हुआ, ठीक है। यानी आपने कोई किसी पेशेंट की केयर की, उस पेशेंट की केयर करते हुए आपने एक्सपीरियंस गेन किया, देन नेक्स्ट अगर आपके पास कोई भी वैसा पेशेंट आएगा तो आप अपने एक्सपीरियंस की बेस पे उसको वैसे ही केयर प्रोवाइड करोगे। तो ये क्या है आपके पास एक्सपीरियंस की बेस पे आपके पास एविडेंस है। उसके बाद है टेस्टिमोनियल। टेस्टिमोनियल क्या है? जो आपके सीनियर्स, एक्सपर्ट्स और आपसे जो है वो थोड़े सुपीरियर रैंक के आपके टीचर्स, आपके इंस्ट्रक्टर्स, सुपरवाइजर्स आपको जो भी गाइडेंस प्रोवाइड करते हैं किसी भी फील्ड से रिगार्डिंग, वो आपके पास हो जाती है टेस्टिमोनियल। यानी जिसकी आपके जो भी सुपीरियर हैं, सीनियर्स हैं, उन्होंने आपको टेस्टमनी दी, उन्होंने आपको रिपोर्ट किया, उन्होंने आपको बताया। उसके बाद है स्टैटिस्टिकल। स्टैटिस्टिकल हमारे पास वो एविडेंस है जो कि बाय साइंटिफिक अप्रोच आपको अवेलेबल है। यानी आपकी प्रीवियस रिसर्चेस में, प्रीवियस स्टैटिस्टिकल डेटा से आपके पास जो डेटा अब अवेलेबल है वो क्या स्टैटिस्टिकल है। उसके बाद है केस स्टडी। केस स्टडी आपके पास क्या होती है कि कोई भी एक पार्टिकुलर पेशेंट आपके पास हॉस्पिटल में था, आपने उसको इन डेप्थ स्टडी किया, आपने उसको जो जो केयर प्रोवाइड की, फिर उससे क्या क्या आउटकम आए, वो सारी क्या होती है केस स्टडी। केस स्टडी मोस्टली हम कोई न्यू कॉम्प्लिकेटेड किस्म का केस किसी पेशेंट का आ जाए ना, तो उस पे हम केस स्टडी उसकी करते हैं और उनको फिर बाद में पब्लिश भी करते हैं उन केस स्टडीज को। सो बेसिकली केस स्टडी क्या इन डेप्थ एनालिसिस है किसी भी पार्टिकुलर क्लिनिकल सिचुएशन का या किसी भी पार्टिकुलर पेशेंट का। उसके बाद आ जाता है आपके पास नॉन एक्सपेरिमेंटल रिसर्च डिजाइन, ठीक है। क्वाजाई एक्सपेरिमेंटल और रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, ये आपके पास ना तीनों समझ लो एक तरह के एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। सॉरी, दो जो है वो एक तरह के एक्सपेरिमेंटल है और एक आपका नॉन एक्सपेरिमेंटल है, ठीक है। जो नॉन एक्सपेरिमेंटल है उसमें तो आपको ये पता है कि जस्ट आप किसी भी एक तरह की क्रॉस सेक्शनल स्टडी करते हो, किसी भी टाइम पे जाके जो है वो पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट करते हो और उसको जो है वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके पब्लिश कर देते हो। यानी एक तरह का सर्वे, पॉपुलेशन से डेटा कलेक्ट किया और उसको जो है वो रिपोर्ट कर दिया। क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल एक्सपेरिमेंटल की एक टाइप है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि आपका कोई कंट्रोल ग्रुप नहीं होता, बट फिर भी आप एक इंटरवेंशन अप्लाई करते हो और उसके आउटकम को असेस करते हो, तो वो क्या होती है क्वाज़ाई एक्सपेरिमेंटल। ये एक ही ग्रुप को जो है वो लिमिटेड होता है, यानी इसमें सिर्फ एक्सपेरिमेंटल ग्रुप होता है, इसमें कंट्रोल ग्रुप होता ही नहीं। और लास्ट में आपके पास रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होता है, जो कि आपके पास जिसमें एक्सपेरिमेंटल ग्रुप भी होता है और कंट्रोल ग्रुप भी होता है, और जिसमें आप देखते हो कि आपकी जो भी आपने इंटरवेंशन की उसकी इफेक्टिवनेस क्या थी। आप एक्सपेरिमेंटल ग्रुप पे इंटरवेंशन अप्लाई करोगे और कंट्रोल ग्रुप के साथ उसको कंपेयर करोगे, यानी कंट्रोल ग्रुप पे कोई इंटरवेंशन अप्लाई नहीं की गई, आप दोनों को कंपेयर करके उनका रिजल्ट जो है वो गेन कर लोगे। नेक्स्ट आपके पास है मैग्नेट सर्टिफिकेशन, ठीक है। ये जो मैग्नेट सर्टिफिकेशन है, जिस तरह ऊपर हमारे पास लीपफ्रॉग का था ना, इस तरह हमारे पास मैग्नेट सर्टिफिकेशन भी है, ठीक है। मैग्नेट सर्टिफिकेशन एक तरह का समझ लो हेल्थ मतलब एक तरह का प्रमोशन प्रोग्राम है। ये 25 ईयर्स पहले जो है वो स्टार्ट हुआ था, ठीक है। और इसमें बेसिकली ये है कि हम जो है वो किसी भी हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए हमने कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं कि हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन ने कैसे अपने आप को जो है वो इम्प्रूव करना है। अब करंटली जो है वो हमारे पास मैग्नेट हॉस्पिटल जो है वो क्या कोशिश करती है, मतलब ये ऑर्गेनाइजेशन ये कोशिश करती है कि हम क्वालिटी ऑफ प्रैक्टिस को इम्प्रूव करें, नर्सिंग एक्सीलेंस को जो है वो प्रमोट करें, ठीक है। यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो लिखा हुआ है इन्वर्टेड कॉमास में कि रिकॉग्नाइज हेल्थ केयर ऑर्गेनाइजेशन दैट प्रोवाइड नर्सिंग एक्सीलेंस। तो जो मैग्नेट रिकॉग्निशन प्रोग्राम क्या करता है, ये उन ऑर्गेनाइजेशन को आइडेंटिफाई करता है जो कि बहुत अच्छी नर्सिंग केयर प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद जो है वो उनको जो है वो रैंकिंग एक तरह की दी जाती है। मैग्नेट जो हॉस्पिटल्स है ना, वो ऐसे इंस्टीट्यूशन है जो कि ये सारी गाइडलाइन जो है उनको फुलफिल करेंगे, ठीक है। वो गाइडलाइंस क्या है? सबसे पहले ये कि हाई रेशियो ऑफ नर्सेस टू पेशेंट, वहां पे जो आपके पास नर्स टू पेशेंट रेशियो है वो क्या हो, मतलब नर्सेस और पेशेंट जो है वो उनका जो रेशियो है वो अच्छा हो। यानी ये कि नर्सेज बहुत ज्यादा हों। अगर आम हॉस्पिटल में एक नर्स 50 पेशेंट के लिए होती है, तो मैग्नेट हॉस्पिटल कोशिश करेंगे कि एक नर्स 10 पेशेंट्स के लिए हो, ठीक है। तो और
ज्यादा अच्छे हॉस्पिटल में एक नर्स 5 पेशेंट के लिए हो, तो हम कोशिश करते हैं कि नर्स की जो है वो रेशियो ज्यादा हो जाए, ठीक है। उसके बाद है फ्लेक्सिबल स्केड्यूल्स। आप जो केयर प्रोवाइड करें और जो नर्सिंग स्टाफ की शिफ्ट है वो क्या हो, उनमें फ्लेक्सिबल स्केड्यूल हो। डिसेंट्रलाइज एडमिनिस्ट्रेशन, यानी सिर्फ एक ही जगह पे या एक ही हेड ना हो पूरे हॉस्पिटल को कंट्रोल करता हुआ, बल्कि क्या हो, आप उसको क्लासिफाई कर दो, उसको डिसेंट्रलाइज कर दो। हर डिपार्टमेंट का अलग अलग हेड है, वो अपने डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सके। उसके बाद पार्टिसिपेटरी मैनेजमेंट, जो आपके वर्कर्स हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनको भी आप मैनेजमेंट में इन्वॉल्व करो, उनको भी पार्टिसिपेशन का मौका दो ताकि वो हेल्प आउट कर सके आपको प्लानिंग में। उसके बाद जो है आपके पास क्या है, ऑटोनॉमी ऑफ डिसीजन मेकिंग, रिकॉग्निशन एंड एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज। आप उनको जो है वो डिसीजन मेकिंग में खुद मुख्तारी दो, आप उनको रिकॉग्निशन दो, यानी अगर वो कोई अच्छा काम करते हैं तो उनको कोई सर्टिफिकेशन, कोई अवार्ड दो, और लास्ट में क्या है, एडवांसमेंट अपॉर्चुनिटीज जो है वो भी उनको प्रोवाइड करो। अच्छा, ये जो है ना, ये आपके पास जो मैंने आपको भी बताया, ये सिर्फ आपका पीडीएफ बुक में अवेलेबल है, ठीक है। आपके पास जो आपकी रिटर्न बुक है ना, उसमें आपके पास जो है वो 5 कंपोनेंट्स के नाम से जो है वो 5 पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ठीक है। तो वो 5 पॉइंट्स हम भी पढ़ लेते हैं। उनमें है ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट, एग्जाम्पलरी प्रोफेशनल प्रैक्टिस, न्यू नॉलेज इनोवेशन एंड इम्प्रूवमेंट, एंड एम्पेरिकल आउटकम, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली ये लिखा हुआ है कि आप जब ये जो मैग्नेट प्रोग्राम है, इसमें हम इन 5 कंपोनेंट्स पे फोकस करते हैं। पहला ये कि लीडरशिप बहुत ट्रांसफॉर्मेशनल, बहुत अच्छी और कमाल की लीडरशिप हो आपके पास, स्ट्रक्चरल कंपोनेंट हो आपके पास, आप जो प्रोफेशनल प्रैक्टिस हो वो एग्जाम्पलरी हो, यानी मिसाल कायम करने वाली हो, और न्यू नॉलेज इनोवेशन और इम्प्रूवमेंट लाओ आप अपने प्रोफेशन में, और इम्पेरिकल आउटकम, यानी आपके पास कोई अच्छे आउटकम भी आए। ठीक हो गया। तो ये हो गया आपके पास मैग्नेट हॉस्पिटल का। मैग्नेट हॉस्पिटल के नीचे आपके पास क्यूस एंड कॉम्पिटेंसीज भी लिखी हुई है, जो कि यहाँ पे पीडीएफ बुक में आपके पास अवेलेबल नहीं है, वो भी हम रीड कर लेते हैं। क्यूस एंड कॉम्पिटेंसीज बेसिकली क्या होती हैं, ये आपके पास कुछ एक तरह की रिकमेंडेशंस हैं, जो कि कहती हैं कि आपके पास जो भी नर्सिंग एजुकेशन हासिल करने वाला बंदा है या बंदी है, उसके पास ये सारी करेक्टरिस्टिक या ये सारी स्किल्स और नॉलेज वगैरह हो। वो क्या क्या है, पहले तो ये पेशेंट सेंटर केयर प्रोवाइड कर सकती हो, दूसरा ये कि टीम वर्क और कोलैबोरेशन हो उसके पास, दूसरा तीसरा है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को जो है वो अप्लाई कर सकती हो, और लास्ट में क्वालिटी इंप्रूवमेंट, सेफ्टी एंड इंफॉर्मेटिक्स। तो ये टोटल 6 आपके पास कॉम्पिटेंसीज हैं, जो कि लाइसेंस हासिल करने, यानी लाइसेंस हासिल करने से पहले नर्स के पास हो। ठीक है, तो ये क्या है, क्यूस एंड कॉम्पिटेंसीज। उसके बाद आ जाते हैं इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी पे। अब इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी वाला आपके पास जो है वो पीडीएफ बुक में भी और आपकी दूसरी बुक में भी जो है वो अवेलेबल है आपके पास। ओके, सो इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली क्या है, इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी में बेसिकली वही जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि विद टाइम बीइंग हमारी जो हेल्थ केयर है वो बहुत ज्यादा इवॉल्व कर गई है। पहले हमारे पास जो है वो इतनी एडवांसमेंट नहीं थी केयर में, अब हमारे पास काफी एडवांसमेंट आ गई है। उसमें क्या है, इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। पहले हमारे पास क्या थे, पहले हमारे पास जो है वो रिटर्न रिकॉर्ड्स होते थे, फाइल्स पे आप लिखते थे, पेपर पेन का इस्तेमाल करते थे। अब आपका इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड आ गया। इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड में क्या है, आप सारा पेशेंट का डेटा जो है वो ऑनलाइन फिल करते हो, ठीक है। जिस तरह आपके पास जो है वो बैंक्स वगैरह में इंटीग्रेटेड सिस्टम होता है ना, उसी तरह आपका हॉस्पिटल में भी जो है वो इंटीग्रेटेड सिस्टम आ गया। आप सारा डेटा ऑनलाइन डालते हो, आपकी लैब्स वाले सारा डेटा ऑनलाइन डालते हैं, पेशेंट की सारी फाइल ऑटोमेटिकली कंप्यूटर पे तैयार हो रही थी, आपको उसको लिखने की जो है वो जरूरत नहीं है। उसके बाद है वर्चुअल केयर। वर्चुअल केयर क्या है, टेली मेडिसिन वगैरह। इसमें यानी आप क्या करते हो कि डॉक्टर के पास आपको जाने की जरूरत नहीं है, आप एक तरह की जूम मीटिंग ओपन करो, और जो भी आपका डॉक्टर है उससे बात कर लो, ठीक है, उससे एडवाइस ले लो, उसको अपने जो भी इश्यूज हैं वो बता सको, ठीक है। तो ये क्या वर्चुअल केयर है, इसको टेली मेडिसिन भी कहते हैं, यानी आप इंटरनेट पे या वीडियो कॉल पे या ऑडियो कॉल पे जो है वो अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करो, और उससे जो है वो अ, कोई भी एडवाइस या जो भी ट्रीटमेंट आपने लेना है वो उससे ले सकते हो। उसके बाद है रिपोर्टिक्स। अब हमारे पास रिपोर्टिक्स भी है, मतलब बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी आ गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया, रिपोर्ट्स भी जो है हमारे पास फार्मेसी में, सेंट्रल सप्लाई में और नर्सिंग यूनिट्स वगैरह में काम करते हैं, ताकि हमारे क्या हो,
फंक्शन बहुत एफिशिएंट और अच्छे अच्छे हो सके। उसके बाद है कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी क्या है? पहले क्या होता था कि कॉल्स के जरिए जो है, यानी हम पेशेंट को कॉल करके उनसे कांटेक्ट करते थे। अब क्या है, आपके पास ईमेल्स की, सोशल मीडिया की और बहुत सी जो है वो डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल हो गई हैं कि आप इजीली पेशेंट से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हो। आप वेब ब्लॉग्स होते हैं आपके पास, ऑनलाइन आपके पास जो है वो फोरम्स हैं, पॉडकास्ट हैं, और फोटो वीडियो, ये सारा कुछ आपके पास क्या आ गया, सोशल मीडिया पे आ गया। तो अब आपके पास कम्युनिकेशन वैसी नहीं रही जैसे पहले थी, ठीक है। अब आपने कोई भी कंपेन चलानी हो, कोई भी हेल्थ कंपेन, पोलियो की कंपेन या किसी भी तरह की कंपेन चलानी हो, तो अब आपको उसके लिए जो है वो घर घर जाने की जरूरत नहीं है। आप ट्विटर पे, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम, फेसबुक वगैरह जितने भी फोरम्स हैं, आप उन पे पोस्ट करो, उन पे ट्वीट करो, और आपको जो है वो कम्युनिकेट आप कर सकते हो इजीली। यहाँ तक था कि अब हमारे पास क्या था, हेल्थ केयर में रिफॉर्म्स क्या आई, विद टाइमिंग एवोल्यूशन क्या हुई। अब नेक्स्ट है हमारे पास कल्चर, जेंडर एंड जनरेशनल डिफरेंसेस क्या हैं, ठीक हो गया। इनको हम रीड कर लेते हैं। ये भी एक तरह के हमारे पास क्या है, कैसे चेंजेस आए हैं हमारे पास हेल्थ केयर में, या ओवरऑल विद टाइमिंग सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं, ये उसकी हेडिंग के अंदर है कि सोसाइटी में क्या चेंजेस आए हैं। पहला क्या है, कल्चर, जेंडर एंड जनरेशनल डिफरेंसेस। कल्चरल डिफरेंसेस क्या है कि हम पहले हमारे पास क्या थी कि जो है वो ज्यादा क्रिश्चियन जो नर्सेस थी वो थी हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि अब हमारे पास जो है वो हर तरह की जो है वो रिलीजन से और हर तरह की जो है वो बैकग्राउंड से हमारे पास नर्सेज आती हैं, ठीक हो गया। लाइक ये कि आपके पास अफ्रीकन भी हैं, मतलब कुछ जो है वो रंगत के हिसाब से डिफरेंट तरह की नर्सेज हैं, ठीक है। कोई अफ्रीकन है, कोई आपका अमेरिकन है। तो आपके पास नर्सिंग में भी बहुत ज्यादा कल्चर आ रहा है, ठीक है। पहले सिर्फ अगर सिटी वाली एरिया से नर्सेज थी, तो अब रूरल एरिया से भी जो है वो नर्सेज आ रही हैं। तो नर्सिंग में भी जो है वो काफी कल्चर का जो है वो डिफरेंस आ गया। दूसरा ये कि जेंडर की अगर बात करो, जेंडर में क्या है कि पहले सिर्फ फीमेल नर्सेज होती थी, अब मेल नर्सेज भी हैं, ठीक है। जैसे हम अगर अपने जो है वो कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दें, तो पाकिस्तान में जो है वो पहले से फीमेल नर्सिंग के हॉस्पिटल थे, अब शादरा हॉस्पिटल मेल नर्सिंग भी करा रहा है। प्राइवेट हॉस्पिटल भी बहुत से ऐसे हैं जो कि मेल नर्सिंग करवा रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या है कि नर्सिंग में बहुत कल्चर का, जेंडर का और जनरेशनल डिफरेंस आ गया। अब जनरेशनल डिफरेंस की मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे जैसे टीचर्स हैं, ठीक है। तो उन्होंने पहले क्या था, पहले सिर्फ डिप्लोमा नर्सिंग थी, तो उन्होंने डिप्लोमा नर्सिंग की हुई थी, ठीक है। हमने अब डिग्री किया, हम डिग्री के बाद डायरेक्ट एमएसएन कर सकते हैं। हमारे टीचर्स ने पहले डिप्लोमा किया, फिर उन्होंने डिग्री की, फिर उन्होंने एमएसएन किया, फिर उन्होंने पीएचडी किया, ठीक है। तो उनको पीएचडी करने में थोड़ा ज्यादा टाइम लगा। तो जब तक उन्होंने पीएचडी की, उनकी एज काफी ज्यादा हो गई थी, ठीक है। और अब जो दूसरी न्यू जनरेशन आ रही है, उनको एमएसएन और पीएचडी करने में उतना टाइम जो है वो नहीं लग रहा। तो ये क्या है, जनरेशनल डिफरेंस आ गया है। पहले आप फैकल्टी मेंबर या टीचर तब बनते थे जब आपकी एज बहुत एडवांस हो जाती थी, अब आप अर्ली एज में भी फैकल्टी में जा सकते हो। सो ये क्या है कि आपके पास नर्सिंग में भी काफी जो है वो कल्चरल, जेंडर और जनरेशनल डिफरेंसेस आ गए हैं। उसके बाद आ जाओ वायलेंस प्रिवेंशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस। अब वायलेंस प्रिवेंशन एंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस में बेसिकली ये लिखा हुआ है कि हम ना प्रिपेयर करते हैं अपने आप को फॉर डिजास्टर्स एंड मतलब बोथ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल डिजास्टर, हम अपने आप को उसके लिए प्रिपेयर करते हैं। दूसरा ये कि हमारे पास टाइमिंग के साथ वर्क प्लेस में भी बहुत वायलेंस आ गई है, ठीक है। इसके अलावा ये कि हमारे पास जो है वो बायो टेररिज्म भी बहुत ज्यादा हो रही है। तो और अर्थक्वेक्स और ये जो भी कुदरती आफात हैं, क्योंकि हम क्लाइमेट को डिस्टर्ब कर रहे हैं, तो ये जो कुदरती आफात हैं वो भी बहुत ज्यादा आ रही हैं। तो अब हमारे पास क्या है, सोसाइटी में बहुत चेंजेस आ गए। कैसे आ गए कि वायलेंस को हमने प्रिवेंट करने की कोशिश करना है, हमारे पास वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई है, डिजास्टर बहुत ज्यादा हो गया, तो हमने डिजास्टर के लिए खुद को प्रिपेयर करना है। तो ये क्या है, सोसाइटी के में चेंजेस आ रहे हैं। उसके बाद है चेंजेस इन नर्सिंग फ्यूचर। अब डेफिनेटली सोसाइटी में, कल्चर में इतना चेंज आया, तो अल्टीमेटली नर्सिंग फ्यूचर भी तो चेंज होगा ना। तो नर्सिंग फ्यूचर क्या है, नर्सिंग फ्यूचर में बेसिकली ये है कि नर्सिंग की डिमांड बढ़ती जा रही है। जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, वैसे वैसे नर्सिस की डिमांड भी बढ़ रही है। जो हमारे पास बहुत पुरानी नर्सिस थी, अब वो अपनी ओल्ड एज में जा रही हैं। अब वो रिटायर हो रही हैं। अब हमें क्या जरूरत है, हमें जरूरत है कि न्यू नर्सिस आए और उनकी जो है वो प्लेस को अकोमोडेट करें, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपके पास कि हमारा अब
बेसिकली फोकस क्या है। हम चाहे हम ट्रांसफॉर्म करें नर्सिंग को, तो नर्सिंग को ट्रांसफॉर्म करने में या नर्सिस के फ्यूचर को चेंज करने में हमारे पास कुछ रिकमेंडेशंस है। ये लास्ट में आपके पास 4 पॉइंट्स लिखे हैं, इनको जस्ट रीड कर लेते हैं। पहला हमारे पास पॉइंट क्या है, फोकस करना ऑन हाउ टू अप्लाई नॉलेज एंड नॉट ओनली एक्वायर इट। ठीक है, आपने ये नहीं करना कि जस्ट नॉलेज गेन कर लिया और उसको अप्लाई करने के काबिल ना हो आप। ठीक है, आपने उसको अप्लाई करने के लिए भी जो है वो अपने आप को प्रिपेयर करना है। उसके बाद है इंटीग्रेट क्लिनिकल एंड क्लासरूम टीचिंग rather देन सेपरेटली। आप क्या है, आप क्लिनिकल टीचिंग अलग करते हैं, यानी क्लिनिकल डेज आपके अलग होते हैं और थ्योरेटिकल या क्लासरूम डेज अलग होते हैं। तो क्या किया जाए कि क्लासरूम और क्लिनिकल को एक दूसरे के साथ क्या कीजिए, इकट्ठा किया जाए, ताकि आपका इंस्ट्रक्टर आपको क्लिनिकल एरिया के बारे में भी गाइडलाइंस प्रोवाइड कर सके। आप सिर्फ क्लिनिकल एरिया में जाके ड्यूटी परफॉर्म नहीं करो, बल्कि आपको बताया जाए कि वो ड्यूटी परफॉर्म करने का ठीक तरीका क्या है। तो क्या करें, दोनों को हम इंटीग्रेट करने की कोशिश करें, दोनों को मिलाने की कोशिश करें, मिक्स करने की कोशिश करें। लास्ट थर्ड पॉइंट क्या है, एम्फेसाइज टीचिंग नॉट ओनली क्रिटिकल थिंकिंग। ठीक है, क्रिटिकल थिंकिंग तो आपको सिखाई कि प्रायोरिटाइज करो, कौन सा काम इंपॉर्टेंट है वो पहले करो, कौन सा अनइम्पोर्टेंट है वो बाद में करो। बट आपको क्लिनिकल रीजनिंग नहीं सिखाई कि क्या आपने लॉजिकली चीजों को कैसे अंडरस्टैंड करना है, आपको ये नहीं सिखाया गया। तो अब हमारी क्या एम्फेसिस है कि हम क्लिनिकल रीजनिंग पे भी फोकस करें क्रिटिकल थिंकिंग के साथ साथ। उसके बाद है एम्फेसाइज फॉर्मेशन rather than सोशलाइजेशन एंड रोल टेकिंग। ठीक है, हम क्या करें कि सोशलाइजेशन और रोल टेकिंग ना करें, बल्कि हम फॉर्मेशन करें, हम नए रोल्स बनाएं। ठीक है, और उसके बाद हमारे पास इवन मोर चेंज एंड चैलेंजेस फॉर नर्सिंग फ्यूचर जो है वो लिखा हुआ है। अब चैलेंजेस फॉर नर्सिंग फ्यूचर्स क्या है, वो कहने कि यहाँ पे उन्होंने लिखा है कि हमारे पास क्या है, हमारी नर्स होती है, हमारे नर्सिंग स्कूल्स, हमारी सारी इन्वायरमेंट जो है वो विद टाइमिंग जो है वो चेंज हो रही है। ठीक है, हमारे पास जो है वो हेल्थ केयर को हम कोशिश करें कि वो ज्यादा से ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव हो। हम कोशिश कर रहे हैं कि क्वालिटी ऑफ केयर पे जो है वो फोकस किया जा सके। ठीक है, इसके अलावा हम क्या कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि हमारे पास बहुत से जो है वो प्रोफेशन से बहुत से कल्चर से लोग जो है वो नर्सिंग प्रोफेशन में आ रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हमने उनको अकोमोडेट करने की कोशिश करना है, हमने उनको एज अ टीचर, एज अ केयर प्रोवाइडर जो है वो केयर प्रोवाइड करने की कोशिश करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट यूनिट 1। ठीक है, इसमें हमने क्या देखा, हमने देखा कि हमारी हेल्थ केयर जो है वो टाइम के साथ साथ कैसे चेंज हुई। हमने उसमें एवोल्यूशन कैसे आई, क्यूज एंड कॉम्पिटेंसीज क्या थी, हमारे पास जो है वो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्या थी, ये सारा हमने जो है वो इस चैप्टर में देखा। ये हमारे पास जस्ट एक जो है वो ब्रीफ सा ओवरव्यू था कि हमारे पास लीडरशिप एंड नर्सिंग मैनेजमेंट की क्या जरूरत है। वो इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारी हेल्थ केयर में बहुत ज्यादा चेंज आ रहे हैं टाइम के साथ साथ, हमारी टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस होती जा रही है। ठीक है, तो ये था हमारे पास इंट्रोडक्शन। फर्दर हमारे पास जो है वो चैप्टर्स को हम इसी तरह से जो है वो बुक से ओवरव्यू किया करेंगे। यानी जो है वो एक एक लाइन तो हम रीड नहीं कर सकेंगे, बट हम जो मेन साइनोप्सिस है या जो मेन कॉन्टेक्स्ट है किसी भी चैप्टर का, वो हम लाजमी देख लिया करेंगे। यहाँ तक आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हो।